ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 इस पूरे कालखंड में होने वाले सूर्य देवता के गोचर के बारे में, जो कि वो करेंगे कन्या में। 17 सितंबर को वो अपनी स्वराशि को छोड़कर आपके नवम भाव में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर तक वो यहीं पर प्रवास करेंगे। अगर हम ज्योतिष की परिधि से थोड़ा सा बाहर भी जाएं और सूर्य की चर्चा करें तो हम सभी को पता है कि सूर्य की महत्वता क्या है। हमारा संसार हो, हम हो, सोलर सिस्टम, उसका आधार सोलर यानी कि सूर्य ही है। और अगर हम ज्योतिष की परिधि में वापस आ जाएं तो सरकार, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, पिता, बॉस, प्रमोशन, हड्डियाँ, आयुर्वेद, वैद्य, शिवालय, मंदिर, अथॉरिटी, पावर, ऊर्जा, बहुत चीज़ें सूर्य के अधीन हैं। तो जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदलती हैं। और सूर्य एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता दिखाते हैं, क्योंकि अगर वो 17 सितंबर को 2025 में कन्या में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले साल भी 17 सितंबर को ही मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। कभी कभी लीप ईयर से एक दिन का पहले का आ जाता है, लेकिन यूजुअली देखा जाता है 17 सितंबर को ही वो करेंगे और फिर 17 अक्टूबर को वो तुला में प्रवेश करेंगे, नीच के हो जाएंगे। कोई भी ऐसा ग्रह और नहीं है जो इस निरंतरता से चले। आप अगर शनिदेव को देख लीजिए, बृहस्पति को देख लीजिए, किसी भी ग्रह को देख लीजिए, उसमें इतनी निरंतरता नहीं है, क्योंकि सूर्य एकमात्र ग्रह है जो रोज 1 डिग्री औसतन चलते हैं। आपके लिए सूर्य अष्टमेश है तो इसका भी अपना प्रभाव होगा। और यहाँ पे वो एक उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि बुध के साथ, जो खुद भाग्येश भी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं। लेकिन उससे महत्वकारी चीज़ ये है कि शनि जो पुत्र हैं सूर्य देवता के, उनसे सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। सूर्य देखेंगे शनि को, शनि देखेंगे सूर्य को। कहने को तो पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध दोनों के ही बहुत एक दूसरे से अच्छे नहीं हैं। साल में एक बार दोनों समसप्तक आते हैं और साल में एक बार साथ में बैठते हैं। अभी जैसे मैंने कहा सूर्य निरंतरता है, तो हमें बाकी ग्रहों का पता हो कब राशि बदलेंगे। सूर्य का बिना पंचांग देके बता सकते हैं कि भाई अगले साल मार्च के मध्य में वो मीन में आएंगे और शनि के साथ बैठेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होने वाला है और यही हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। मैं हर बार बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा कि अलग अलग टेक्निकल राशिफल नहीं बन सकते। अब कुछ लोग बोलते हैं कहाँ से देखें कमेंट सेक्शन में, सर हमारा लग्न ये है, राशि ये है, कहाँ से देखें। मैं तो जितना मेरे को इस चैनल पे साल हो चुके हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से अगर आपको सच में थोड़ा अच्छा गाइडेंस चाहिए, लग्न से देखना शुरू कीजिए। तो हर बार बताता ही हूँ मैं। इनकेस नहीं पता आपको लग्न राशि, या फिर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे को लग्न राशि नहीं, मेरे को चंद्र राशि से देखना, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बस ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मकर है तो अलग राशिफल बना के दीजिए, मेरी चंद्र राशि मकर है तो अलग बना के दीजिए। वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं अपना मत भी हर बार क्लियर करता ही हूँ। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरू करते हैं। सूर्य का नवम भाव में आना वैसे देखा जाए तो अच्छा ही माना जाता है, कुछ चीज़ों के लिए बुरा होता है। सबसे पहले तो जब नवम में सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी होती है, ये शास्त्रों ने कहा है, और व्यक्ति को प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। तो धन भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी। कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि सूर्य जब नवम में आते हैं तो संतान के कारक भी बन जाते हैं। कारण क्या है कि पंचम से पंचम में आ जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा बहुत है, और यहाँ पे जब भी सूर्य आएंगे तो तीसरे घर को देखेंगे जो पंचम से लाभ है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण और सूर्य के ऊर्जा के कारण संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, हाँ अब यह है कि शनि का प्रभाव भी पंचम पर है दृष्टि द्वारा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो इच्छुक हैं उनके लिए 1 महीना संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है।
सूर्य का बहुत ऊर्जात्मक ग्रह है और प्रकाशात्मक ग्रह भी है। जहाँ जाते हैं वहाँ ऊर्जा लेके जाते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ प्रकाश युक्त कर देते हैं। इसीलिए जब भी पूर्णिमा होती है, कब होती है? जब चंद्रमा यहाँ पे आते हैं। चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो जब भी वो एकदम सामने होते हैं सूर्य के, तभी चंद्रमा पूर्णिमा युक्त होते हैं। उसी प्रकार से सूर्य की जो दृष्टि पड़ती है अपने से सामने वाले भाव पर, 180 डिग्री जो सामने देखते हैं, उस भाव को पूरा प्रकाशित करते हैं। तो उनकी ऊर्जा आई है। हम शनिदेव पे आएंगे, लेकिन अभी सूर्य के गोचर पे ही चर्चा करेंगे। तो सूर्य आए हैं नवम भाव में, यानी कि भाग्य के भाव में। यहाँ पे उनकी ऊर्जा है और यहाँ से प्रकाश उनका पराक्रम भाव पे है। तो ये वो समय है जब व्यक्ति को भाग्य और पराक्रम दोनों का साथ मिलता है, यानी कि आगे बढ़ने के योग बनते हैं। व्यक्ति धन कमाता है, धनाढ्य होता है, व्यक्ति अपने रोगों को हरता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके साथ ही वो शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करता है, यानी कि जो भी ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण एक ये टर्म है कि जो भी सिखाता है, जो भी पूजा पाठ के कर्म करवाता है, जो भी ज्ञान वर्धन करता है, वो ब्राह्मण है। जो भी एक कार्य करेगा, ठीक है, बाद में चीज़ें बहुत धूमिल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपके काम पे ही आधारित होती थी। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आपके कोई पुरोहित जी हैं, कोई पंडित जी हैं, घर में कोई आपको अनुष्ठान कराना है, उसके बहुत अच्छे योग हैं। आपको कोई दान पुण्य करना है, ये समय बहुत अच्छा, क्योंकि ये भाव पितरों का भाव है। और सूर्य का यहाँ पे आना कोइंसिडेंटली अभी 17 सितंबर की हम बात करें तो कुछ दिन पितृपक्ष के भी बचे होंगे। मैं तो कहूँगा कि आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अवश्य अपने पितरों के लिए कुछ कीजिएगा। कई ज्योतिषी जो नए नए पढ़ते हैं ना, वो यही चीज़ें बोलते हैं, अरे पितृपक्ष, अरे पितृदोष कुछ नहीं होता। और यकीन मानिए, शायद जब मैंने स्टार्ट किया था ना, हमारा भी कहीं यही एक मानना था बहुत हद तक। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं ना, कुंडलियाँ इतनी देखने के बाद, एक होता है बुकिश नॉलेज। जो आजकल पढ़ा रहे हैं अधिकतम उनके पास बुकिश नॉलेज है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में पढ़ते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब आप हज़ारों कुंडलियाँ देखते हैं ना, और देखते हैं कि हाँ पितृदोष का प्रभाव होता है, ऐसे नहीं हमारे ऋषि मुनि कहते थे, तो समझ आता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वो समय है, पितरों के लिए दान पुण्य कीजिए, अनुष्ठान कराइए, हो सके तो पितृ शांति की पूजा करवा लीजिए। बहुत सुनहरा मौका है, बहुत लाभ मिलेगा। 17 तारीख के आसपास से आई थिंक ये वीडियो आ भी जानी चाहिए, और 18 को आ जाएगी, शायद एक दिन लेट चल रहा है शेड्यूल। तो तभी भी 2-3 दिन बड़े होंगे, तो आप अपने पितरों के लिए अवश्य कुछ अनुष्ठान करेगा, बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, यकीन मानिए उसमें बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने अभी कहा कि घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, या किसी मंदिर जाकर कुछ अनुष्ठान कराना है, किसी मंदिर में जाना है, मंदिर में दान पुण्य करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य क्या है ना, वो ऊर्जा है, और सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार भी है। जिसका सूर्य बलि होता है ना, वो अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं मानता। किसी के लग्न में अगर सूर्य होगा ना, वो उसके अंदर प्राइड बहुत होगा, उसके अंदर ये होगा कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं। तो उसको अगर आप जरा सी भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी ना, वो लोगों से बात करना बंद कर देता है। वैसे ही जब नवम में सूर्य आते हैं ना, तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉसेस से बहुत ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, और पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये है, कुछ नया सीखने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, धर्म में आस्था के लिए, धार्मिक जगहों पे जाने के लिए, पितृ शांति के लिए ये समय बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। सूर्य आपके अष्टमेश हैं, जो साधनाओं का भाव है, और नवम भाव गुरु का भाव है। कोई साधना सीखनी है, अब श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे तो क्या आएगा? नवरात्रि। नवरात्रि क्या है? खैर गुप्त नवरात्रि तो तंत्र के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन नवरात्रि भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आप कोई साधना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो आप नॉर्मल कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े मंत्र तभी करने चाहिए जब आपके पास कोई गुरु हो, और जिनको आइडिया हो कि वो क्या बता रहे हैं। क्योंकि लोग इतनी गड़बड़ करते हैं मंत्र जाप में। कई बार फ़ोन पे टेलीफोनिक कंसल्टेशन में बात करता हूँ, तो दुर्गा का दुर्गाय कर रहे हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ दुर्गाय नहीं हो सकता, वो दुर्गा यही है, वो
स्त्रीलिंग शब्द है, वो दुर्गाय नहीं, शिव का शिवाय हो सकता है, दुर्गा का दुर्गाय नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं पता, क्योंकि ठीक है उनको संस्कृत नहीं आती, लेकिन तो सिखा रहे हैं उनको भी, वो भी गलत सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर साधना का करना है आपको, आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा मंत्र आता है, नाम मंत्र आता है, उसका जाप कर सकते हैं। अगर कोई गुरु है आपके पास, ये टाइम है गुरु ढूंढने का, या ऑलरेडी अगर है तो उनसे मंत्र लेकर जाप कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अपने बॉसेस से और अपने पिताजी से थोड़ा सा संबंध पर काम कीजिएगा। यहाँ पर बुद्ध भी हैं जो उच्च के हैं, और बुद्ध स्टूडेंट्स के कारक हैं। ये हायर स्टडीज़ का भाव है। यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा है पंचम से पंचम, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। और हायर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा लाभकारी है। नवम से 10वें के स्वामी, यानी कि छठे घर के स्वामी बुद्ध यहाँ पे हैं और उच्च के हैं। बुद्ध भी यहाँ पे देखिए अक्टूबर के आई थिंक 2 या 3 अक्टूबर तक रहेंगे, तो ये सूर्य के साथ उच्च के बुद्ध का प्रभाव भी होगा, बुद्ध आदित्य योग भी बनेगा, इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि नवम भाव भाग्य स्थान है और पंचम से पंचम है, आपके पास बहुत आइडियाज़ आएंगे, और भाग्य के साथ के कारण आप वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट भी बहुत आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे बुद्ध ने उच्च के होकर सूर्य के बल को और भी बढ़ा दिया है। सप्तम से तीसरे घर में होंगे तो बिजनेस में बहुत तेज़ी रहेगी, और अगर मैरिड लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। 10वें से 12वें में उच्च का ग्रह जो एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी है, और 10वें से अष्टम के स्वामी, 10वें से 11वें यानी कि लग्न से अष्टम के स्वामी के साथ बैठा है। ये सडन ट्रांसफर्स दिखाता है। जो लोग जॉब करते हैं, हो सकता है उनको ट्रांसफ़र उनकी मिल जाए, या फिर आपके रोल थोड़े यहाँ पे चेंज कर दी जा सकते, डेलिबरेटली होगा, कुछ जानबूझकर आपको तंग करने के लिए ऐसा हो सकता है। पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि कोई और आपका बुरा चाह रहा है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से आपको लाभ मिल सकता है। तो इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाएगा। बस जैसे मैंने कहा ना, मतभेद, देखिए ज्योतिष का फायदा यही होता है कि आपको पता है कि ये समय ऐसा है जहाँ पे आपके अपने बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं। तो अच्छी चीज़ क्या है, आपको दिख रहा है कि एक महीना अच्छा नहीं है, तो कम बोलें, चुप रहें, उस टाइम पे अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएं कि हाँ भैया मुझे आर्गुमेंट में नहीं पड़ना। तो ये सब करेंगे तो काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये जो भाव है ये लाभ स्थान से लाभ स्थान है, और यहाँ पे एक उच्च का ग्रह है और अष्टमेश है। अचानक से पैसा कमाने के भी नए अवसर यहाँ पे आपके लिए खुल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। अब आते हैं पिता पुत्र संबंध पर। मकर लग्न कुंभ लग्न दोनों के लिए ही सूर्य अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। वैसे ही जो सूर्य का लग्न है यानी कि सिंह, उसके लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। आप देखेंगे तो मकर लग्न के लिए अष्टमेश बने सूर्य, और अगर कुंभ की बात करेंगे तो उनके लिए सप्तमेश बनेंगे। वैसे ही अगर हम सिंह की बात करेंगे तो उनके लिए सप्तमेश यानी कि मारक ही बनेंगे शनि, और दूसरा भी जो उनका भाव होगा वो छठा भाव ही होगा। तो दोनों पिता पुत्र हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं। पहले कुछ अच्छी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। क्योंकि शनि लग्नेश हैं और तीसरे घर में वक्री बैठे हैं, और तीसरे घर में जो वक्री ग्रह होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और सूर्य अष्टमेश हैं और अष्टम से अष्टम में बैठे शनि को देख रहे हैं। ये बदलाव का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते थे, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते थे, तो वो बल और पराक्रम आपके पास रहेगा कि वो डिसीजंस आप ला पाएंगे। क्योंकि शनि धनेश भी हैं, सूर्य अष्टमेश हैं, अचानक से रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आ सकता है, ये भी बहुत अच्छा है। बस ये है कि शनि क्योंकि अष्टमेश हैं और सूर्य क्योंकि अष्टमेश हैं, मारक एक प्रकार के आपके हैं क्योंकि अच्छा संबंध नहीं है, और शनि वक्री हैं, और फिर इनका समसप्तक बनाना, तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सडन हेल्थ इश्यूज, सडन इंजरीज का योग बन जाता है, और फिर से ये बता रहा है कि हायर अथॉरिटीज़ से, सरकार से प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस से बहुत भयंकर दिक्कत हो सकती है। और हाँ, नवम के सूर्य, शास्त्र क्या कहते हैं, व्यक्ति के अपने माता के पक्ष वाले लोगों से झगड़े हो सकते हैं। मामा आदि जो लोग होते हैं, मासी आदि होते हैं, इवन जो इमीडिएट फैमिली को छोड़कर लोग होते हैं ना, उनसे भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन यह है कि शनि तीसरे घर में, सूर्य नवम भाव में, ये दोनों पॉलिटिक्स के लिए और
सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी लोगों से संबंधित काम होते हैं, तो सोशल वर्क हो, सोशल लाइफ हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, पॉलिटिक्स में एंट्री हो, उनके लिए इन दोनों का योग या युति जो है इनका जो समसप्तक योग बन रहा है ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि जो सूर्य का गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है, बस ये जो 2-3 चीज़ें शनि देव के प्रभाव के कारण नेगेटिव हो रही हैं उन पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। उत्सुकता बहुत रहेगी क्योंकि तीसरा भाव बहुत प्रभावित हो गया है, उत्सुकता पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर क्यूरियस नहीं होना, बहुत ज़्यादा ओवर इम्पल्सिव भी नहीं होना। सेहत की अगर हम बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, जिनको टॉन्सिल्स का दिक्कत रहता है, और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में पीली सरसों अक्षत मिलाने हैं, जल मिलाना है और सूर्य देवता को अर्पण करना है। इसके बाद आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक कर कर, बेलपत्र अर्पण कर कर, चंदन का विलेपन कर कर, आटे के हलवे का भोग लगाकर ओम वाम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।